हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी वो क्रैश कर गई। एक मौके पर 2400 पॉइंट्स तक गई थी, स्लाइटली रिकवर हुई, मगर फिर भी जो नुकसान हुआ है वो ये कहा जा रहा है कि 4% से ज़ायद मार्केट गिरी है, जिसका तखमीना 322 अरब लगाया गया है, जिसे ज़रार के बकौल वो एक फ्लोटिंग लॉस होता है। लेकिन ज़ाहिर एक बड़ी गिरावट है और 43,255 पे मार्केट अब आ चुकी है। कहाँ जाएगी ये हमें नहीं पता। कहा यह जाता है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो स्पेकुलेशन पे चलती है, अनसर्टेनिटी अगर होती है तो वहाँ क्रैश करती है, मगर क्या इकॉनमी की रिफ्लेक्शन है, ज़ाहिर है हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। तो हमने अपने साथ आज दावत दी है ज़फ़र मोती साहब को, साबिक हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। वेलकम टू द शो ज़फ़र साहब। आप ही समझाएं कि ये क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप मुझे लेकर आए आपके प्रोग्राम का। मैं बिग फैन हूँ आपके। थैंक यू सर। लेफ्ट ऑफ सेंटर की आप जो बातें करते हो मुझे मज़ा आता है। कोई लेफ्ट ऑफ सेंटर की बातें करने वाला नहीं है। और तीनों मेरे फेवरेट एंकर्स हो। इसमें खोरो साहब जो हैं वो तो हमारे खास इसलिए कि हम और वो थिएटर के बड़े शौकीन हैं, ड्रामे देखने के। तो अब मैं खोरो साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किसी ड्रामे में जाने की अब जरूरत इसलिए नहीं है कि आपके मुल्क में आपकी हुकूमत ही बहुत बड़ा ड्रामा हो गई है। और ड्रामा है जनरल हॉस्पिटल और पेशेंट का नाम है पाकिस्तान। और उसमें डॉक्टर और नर्सेज हर वक्त कोई ना कोई नया टीका लगा देती है। कभी मुर्गे अंडे मुर्गियां देने का होता है, कभी आ जाता है कि भाई एक्सॉन ने ऑयल ड्रिलिंग करके बहुत बड़ा डिस्कवरी कर ली है। कभी हमारे दोस्त असद साहब बोलते हैं कि हमें हकीम IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने फ्रेंडली हकीम से कुछ ना कुछ ले लेंगे। अच्छा, वो जो हकीम फ्रेंडली हैं वो कहते हैं केड़ी देख। अगर आप में से कोई पंजाबी हो तो समझ जाएगा केड़ी देख क्या मतलब है। तो वो जो है मुबश्शिर साहब, खान साहब और खोरो साहब, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं ये 3 साल से आपके प्रोग्राम का देख रहा था एडवर्टाइजमेंट। उसमें ये था कि घबराना नहीं है। तो मैंने जिस दिन ये आई नई हुकूमत तो मैंने कह दिया था एक बड़े प्रोग्राम में कि सहमना तो सही है ना, हम सहम तो सकते हैं ना, घबराए नहीं तो भी सहमने का तो इजाजत दे दी जाए। सही। अब हम लोग सीरियस में घबरा गए हैं। और ये जो नए डॉक्टर साहब आए हैं इजिप्ट के बाद से, वो मुझे इकोनॉमिक हिटमैन किताब याद दिलाते हैं और मुझे सुखानो सोहार्तो की कहानियां याद दिलाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम में लें तो टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल। अब ये है कि ये जो आज की मार्केट डिक्लाइन हुई है रिफ्लेक्टिव है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अच्छा, ये खबरें देते हैं सब अच्छी अच्छी, और जो बहुत खराब खबरें हैं वो ऑपोजिशन के मिफ्ता इस्माइल कभी दे रहा होता है, कभी कोई और दे रहा होता है, जो ट्रेड डेफिसिट और ये सब जो चल रहा है। मैंने जिंदगी में अपने लाइफ टाइम में 1949 सम स्टॉक्स में हैं, कभी ये नहीं सुना कि FBR का चेयरमैन ये कहे कि भाई मिनी बजट तैयार है, हुकूमत जब कहे कि हम मिनी बजट दे देंगे, इसका मतलब आप अपना बेल्ट टाइट करो। अब बेल्ट टाइट करते करते इतना हो गया कि नए सुराख करवाने पड़ रहे हैं हमको खारा दल से, क्योंकि इतना बेल्ट टाइट करना पड़ रहा है। अब ये है कि जब ये बेल्ट टाइट करो इन्होंने कह दिया तो मिनी बजट की खबरें पहले से थी। और जो नई जो आ रही है अपना मॉनेटरी पॉलिसी 14 दिसंबर को, वो जो है पहले हम 100-125 बेसिस से ये समझ रहे थे कि डबल डिजिट में 10% पर ले जाएंगे, लेकिन T-bills के ऑक्शन के बाद ये नजर आ गया है कि ये कहानी कहीं और जा रही है। और बहुत तेजी से 15-15 दिन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी लाने से वो चाह रहे हैं कि इसको डबल डिजिट में इस तरफ ले जाएं कि हम 13, 14, 15% पर जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट को ले आए। उसके बाद जब गवर्नमेंट के ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो बैंक्स हैं वो अपने खर्चे वर्चे निकाल कर 2, 2.5, 3% पर जो आगे देंगी वो 16-17% होगा। तो काफी सालों बाद जो है वो हम देखेंगे डबल डिजिट में
इंटरेस्ट रेट, जो कैपिटल मार्केट के लिए नहीं, तमाम इंडस्ट्री के लिए बुरा होगा। और वो इतना खराब आएगा कि जो 2022 जब शुरू होगा तो जो महंगाई आएगी ये इसे नहीं कंट्रोल कर सकेंगे एक वेरिएबल से कि वो महंगाई को इससे कर लें, क्योंकि हमारी सप्लाई साइड ही बहुत ही कमजोर हो गई है। और आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था कि वो पॉपुलेशन के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बाकी कोई चैनल नहीं कर रहा है। तो ये मुल्क जो है ये 23 करोड़ लोगों को, मैं मिनिमम में बोल रहा हूँ, उसको कंट्रोल नहीं कर सक रही है और उसके लिए वो केटर नहीं कर सक रही है, क्योंकि अब तो हम फूड जो सिक्योरिटी थी वो भी ख़त्म हो गई जी। अच्छा ज़फ़र साहब, आपने एक बात की तो मैं उस पर थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सारी बातें बजा हैं और ये चीज़ें हम काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, लेकिन जो अभी इमीडिएट इम्पैक्ट है, और आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि ये इकॉनमी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है हमारी इन पर्टिकुलर, वो एक इकॉनमी का इंडिकेटर तो नहीं है ना। हमने पहले भी देखा है कि तेज़ी होती है उन दिनों में जब इकॉनमी को खास इतनी भी तो नहीं चल रही होती, मंदी भी होती है, तो कोई इतनी भी इकॉनमी के साथ शायद इस तरह हम इसको लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका तो यही एक बहुत एक वाज़े मौक़िफ़ है कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इंडिकेटर या बैरोमीटर इकॉनमी का। आपका क्या कहना है? वो आप खुरोश साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट को समझने वाले पाकिस्तान में बहुत कम है। 30 लाख अकाउंट्स हैं बांग्लादेश में, हम अभी 2.5 लाख 3 लाख अकाउंट्स पर बैठे हुए हैं। इसको समझने वाले बैरोमीटर के तौर पर बहुत कम लोग हैं। लेकिन एक आप बात ये याद रखिएगा कि हमारी मार्केट इकोनॉमी की पैटर्न को समझने में और इकोनॉमी की जो हालत होती है वो पहले से बता देती है। अगर आप लोग तो बड़े जोर देते हैं डेमोक्रेसी पर, मुझे तो मुशर्रफ का टाइम याद आता है और मैं बार बार कहता हूँ कि यार डेमोक्रेसी ना भी होती, ना आसिफ जरदारी होता, ना नवाज शरीफ होता, ना ये साहब होते, तो अगर हमारी डेमोक्रेसी की जगह मुशर्रफ था 2.5% इंटरेस्ट रेट, 7.5% GDP और 60 रुपए का डॉलर, आज आपका डॉलर किसी हिसाब से रुक नहीं रहा, जबकि सब साइनिंग हो गई है। अगर साइन हो गया सऊदीया से 3 बिलियन का तो आने के हैं, उसमें चाहे 2 दिन लगे 4 दिन लगे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है, ना ये 170 के नीचे जा रहा है। तो ये सब चीजें जो इंडिकेटर हैं, डॉलर रुपये की पैरिटी हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, महंगाई हो गई, गैस ना होना हो गया, पेट्रोल प्राइसेस के घटने के बावजूद लेवी को रखने के हो गया, और लोगों का एक जो बिलीफ होता है इकोनॉमी में वो खत्म हो जाता है। तो मतलब सेंटिमेंट जैसे कहते हैं ना बाजार में, तो सेंटिमेंट की गेम चल रही है। और अगर लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग हो रही है, तो खास तौर पर जिन्होंने लेवरेज पोजीशन रखी हुई है बाजार में, वो अपना माल निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा है? ये भी है, और दूसरा ये भी है कि हमें धक्का मार दिया गया है इमर्जिंग मार्केट से, हम आ गए फ्रंटियर मार्केट के इंडेक्स में। अच्छा, इमर्जिंग मार्केट्स वाले तो अपना माल बेच कर चले गए, वो अचानक पता चला कि फ्रंटियर मार्केट्स वाले 15 दिसंबर की जगह 1 महीना पहले छुट्टी ले लेते हैं क्रिसमस की, तो वो फाइन पर नहीं आए। अच्छा, ये सब आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का हाउस और आपका जो चैनल है, अखबार भी है EBR, और वो इस चीज को बहुत पुराना कवर कर रहा है, मेरे ख्याल में कायदे आजम के जमाने से कर रहा है, लेकिन ये चीजों को समझने वाले और इंडिकेटर समझने वाले बहुत कम है। वो आपकी बात सही है, लेकिन हमें नजर आ रहा है राइटिंग ऑन द वॉल, वो स्पेक्ट्रा फिल्म थी जेम्स बॉन्ड की, उसमें वो गाना है राइटिंग ऑन द वॉल, वो मेरे ख्याल में आप अगर लगा दीजिएगा कभी आपके पास टाइम हो तो मजा आएगा आपको। वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर वो गाना है। अच्छा ज़फ़र साहब, ये जो इकोनॉमी का क्या जो सेंटिमेंट है, जाहिर है वो बेस्ड कुछ स्पेकुलेशन पे होता है और कुछ रियलिटी पे भी होता है, तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास कोई प्लान है या आप सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है? फायर फाइटिंग भी होती ना तो भी वो था, मैं आपको कह रहा हूँ हर तीसरे दिन एक नया डॉक्टर आ जाता है। आप इकोनॉमी को सही करने के लिए मुर्गी अंडे दे रहे हो, फिर कभी आप बोल रहे हो कि ऑयल प्राइसेस को हाफ कर दो, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया, फिर आप कह रहे हो IMF जाना है, आना है, जाना है, आना है, वो IMF को सब समझ आ गई कि आ रहे हो तो आओ, नहीं तो जाओ। अच्छा, इसके बाद वो फ्रेंडली कंट्रीज ने क्या किया, चाइना ने क्या किया,
अच्छा, फिर आप देखिए आपके फायर फाइटिंग में क्या हो रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बदल रही है। जिस मुल्क से आप जिंदगी भर सऊदिया, अमेरिका, यूएई इनके साथ मिले हो, आप जा रहे हो वो उधर अपना टर्की, और वो अर्तुगाल की डीवीडीज देकर आपको भेज दिया वापस उसने। फिर आप गए मलेशिया, तो उन्होंने कहा ठीक है वो जो है हम थोड़ी गालियां दे देते हैं इंडिया को। लेकिन जफर भाई, तुर्की में भी तो अर्तुगरुल जो है वो मुश्किल में है आजकल। वहाँ की इकॉनमी का भी जो है यही कमोबेश यही हाल है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने तो डीवीडी दी, उन्होंने कहा सानू की, हमारे पास कहाँ पैसा है। आप ऐसी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन थोड़ी चेंज करते हैं। बिल्कुल। आप सऊदिया जैसे कंट्री जो आपको जिंदगी भर, कुवैत जैसा कंट्री जो आपको जिंदगी भर चला रहा है, जिधर आपकी रिमिटेंस, आपके लेबर वहां पर है, उससे आप हटकर के भाई कश्मीर के लिए कुछ नहीं बोल रहे तो आप कहीं जा रहे हो। वो लोग खुद अपनी परेशानियों में। आप दूसरी तरफ मलेशिया में देखें ना डॉक्टर महातिर का क्या हाल हुआ है। दोनों तरफ आप देखें, फॉरेन पॉलिसी ऐसे थोड़ी चेंज होती है दुनिया में। ठीक है, कोविड आया, ठीक है, अब दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसा आ रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी रिमेन्स द सेम फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। अच्छा, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, या आपके ख्याल में वो स्टेज भी अब गुजर गई है? नहीं, सजेस्ट तो कर सकते हैं, मानेगा कोई नहीं। और सजेशन में यही है कि आप किसी मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। आप वो मुल्क ही नहीं है कि भाई वो कह सको किसी को, माए बाप को, कि भाई एब्सोल्युटली नॉट। वो खुरो साहब ओएसएस को सुनते हैं, वो उसका एक एल्बम है एब्सोल्युटली मे बी। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग वो मुल्क हैं जो एब्सोल्युटली मे भी कह सकते हैं, जो परवेज ने जिंदगी भर निकाला, परवेज मुशर्रफ ने। और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि आप वापस निगोशिएट करें उन ताकतों से जिनको आपने समझा था कि दे आर गॉन। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, बड़ी आसान लफ्जों में चीज़ों को बड़े कैनवस में बात, बड़े कैनवस में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर को टैग बना के बड़े कैनवस, क्योंकि ज़रूरी भी थी, जाहिर है इकॉनमी के ऊपर सब फिक्रमंद है। फॉरेन पॉलिसी वाले पॉइंट्स काफी दुरुस्त हैं वैसे। वेलकम बैक। बलूचिस्तान की साहिली बंदरगाह गवादर, जिसे सी पैक के सर का ताज बताया जाता है, 18 दिन से वहाँ ज़िंदगी लगभग मुअत्तल है। आज कुछ तेज़ी आई है मकरान डिवीज़न के दीगर इलाक़ों और जो साहिली शहर हैं गवादर के आसपास, वहाँ से भी लोग जो है एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। एहतजाज गवादर हुकूक दो तहरीक जो है वो उसके तहत हो रहा है। आज मकरान कोस्टल हाईवे पे 4 जगह धरने की खबरें आदि आईं। गवादर शहर के में शटर डाउन हड़ताल हुई, और फिर ओरमारा और पसनी के जो साहिली शहर हैं वहाँ भी कारोबार बंद किया गया। वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्यात ज़हूर बुलेदी जो हैं वो हुकूमत की तरफ से मज़ाकरात कर रहे हैं एहतजाजी क़यादत से, और उनका ये कहना है मुसलसल कई दिनों से कि बातचीत का माहौल मुस्बत है और बहुत जल्द नतीजा निकलेगा। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सूबाई हुकूमत ने तकरीबन 5,500 इजाफ़ी पुलिस इस इलाक़े में भेजने का फ़ैसला किया है। SHO से नीचे कोई अफसर हथियार बंद नहीं होगा, उनके पास बंदूकें नहीं होंगी। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर मनसूबबंदी और तरक्यात ज़हूर बुलेदी साहब मौजूद। बुलेदी साहब, अगर बातचीत मुस्बत है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं और कुछ मुतालबात मान लिए भी गए हैं, तो ये पुलिस की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों भेजी जा रही है या बढ़ाई जा रही है? देखिए, जब मौलाना साहब ने धरना दिया तो उस वक्त हमने उनको एंगेज किया। वहाँ की जो है लोकल की जो है कमेटी बनाई, मौलाना साहब के पास गए, और फिर जो है हम लोग क्वेटा से मौलाना साहब के पास गए, और वहाँ पर जो है हमने मौलाना साहब की जो मुतालबात थे, तो क्योंकि वो मुतालबात अवामी हैं और जायज़ भी हैं, उन पर हमने उसी वक्त से अमल दरामद शुरू कर दिया। और कल भी हमारी मौलाना साहब से जो है एक उनके खेमे में जाके मुज़ाकरात हुई, तो मौलाना साहब खुद ही फरमा रहे थे कि जी ट्रॉलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। चेक पोस्टों के हवाले से जो उनका एक मुतालबा था वो भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है।
उनकी जो है बात आ गई है बॉर्डर मैनेजमेंट पे, और जो अब वहाँ की जो कश्तियाँ हैं जो जाके ईरान से तेल लाकर यहाँ पे पाकिस्तान में लाते हैं, और जो गाड़ियाँ हैं लोगों की जो तेल बरदार हैं वो भी जाते हैं, तो उनको सिक्योरिटी चेक के हवाले से पहले नंबर दिया जाता था कि आप उस वक्त फलाना गाड़ी जाए। तो मौलाना साहब कहते हैं कि वो जो कि नंबर और टोकन है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने कुछ चीज़ें, चूँकि बॉर्डर मैनेजमेंट है वहाँ से दहशतगर्दी भी हो रही है, तो हमने उनको कहा कि जी सिक्योरिटी चेक तो बड़ा ज़रूरी है। इस बात पे मौलाना साहब का भी इत्तेफाक था। गाड़ियों की जो अक्रॉस बॉर्डर आमद रफ्त है उनकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। तो इस पर मौलाना साहब ने कहा कि जी हमने उनको कहा कि ये 1 हफ्ता दे दें, बाकी जितने भी उनके जो मुतालबात थे, जिसमें कुछ गाड़ियाँ कोस्ट गार्ड ने जो है वो पकड़ी थी, जो उसमें उनकी भी जो है रिकवरी था, हालांकि वो FIR भी हो चुके थे, और हमने उनको कहा कि वो अदालत से छूट नहीं है कि फिर भी कोई जो है होम डिपार्टमेंट से कोई तरीका निकालते हैं ताकि इन लोगों की गाड़ियाँ वापस कर दें। और सारी बात पे हम मुत्तफिक हो गए, और मौलाना साहब ने भी जाके स्टेज पे लोगों को खुशखबरी भी सुना दी। फिर कोई 2-3 घंटे बाद मौलाना साहब ने खुद ही जो है ऐलान फरमाया कि जी मेरे मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मुझसे मुज़ाकरात करने के लिए चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला खुद आ जाएं। लेकिन चूँकि हमने मुतालबात जायज़ हैं, उनके 12 के 12 मुतालबात पर हम मनवान अमल कर रहे हैं, और इस बात का एतराफ़ मौलाना साहब ने अपनी तकारीर में कई दफ़ा किया है। जी बुलेदी साहब, ये तो वो मुतालबात हो गए जो जाहिर है उनके कारोबार से भी रिलेटेड हैं। जो मुतालबात वहाँ की जो रिहायशियों के हैं, मसलन पानी की फराहमी, मसलन बिजली की फराहमी, उसके अलावा जो ट्रॉलों के बारे में भी अभी बात करते हैं, तो पहले जो बेसिक उनकी नीड्स हैं पानी के बारे में कोई एक आप वो दे सकते हैं कि जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो मज़ीद कब लग रहे हैं, कब तक लग जाएंगे, कब तक उनका पानी का मसला हल होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है पानी तो ज़िंदगी है। देखिए, जहाँ तक पानी का इशू है वो तकरीबन हल हो चुका है। कोई 11 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें 3 डैमों को कनेक्ट करना है। इसमें सवद डैम है, शादीको डैम है, वो तकरीबन कनेक्ट हो चुके हैं, और वो मौलाना साहब के मुतालबात में नहीं है। अलबत्ता जीवनी में पानी का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, जिसमें हमने उसका ये हाल निकाला है कि जो आकरा डैम से बराह रास्त उनको एक कनेक्शन देंगे, तो इसकी मंजूरी बहुत जल्द हो जाएगी। और फेडरल गवर्नमेंट ने जो है साउथ बलूचिस्तान पैकेज में एक डैम भी मंजूर की है, जिसमें 28 लाख गैलन जो है हम जीवनी पिशुकान एरियाज को देंगे। अच्छा, तो साहब से एक सवाल मेरा ट्रोलर्स, मैं उससे कनेक्टेड जो था पुलिस फोर्स से, वो एक आखिरी सवाल कर लूँ। अब तक कमोबेश हुकूमत भी एतराफ़ कर रही है और ख़ुद गवादर में भी पुरअमन तहरीक है, इसमें तशद्दुद का कोई एलिमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन अब जो नए हिफाजती इक़दाम लिए जा रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और यही भी कहा जा रहा है कि मस्बत अंदाज में चल रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जा रही है, तो अब तक तो तहरीक पुरअमन रही है। तो ये पुलिस फोर्स बढ़ाने से हालात का रुख किसी और तरफ जाएगा या नॉर्मल लेंगे वहाँ के लोग जो तहरीक चला रहे हैं? देखिए, ये पुलिस जो भेजी जा रही है वो मौलाना साहब के लिए नहीं है। अलबत्ता गवादर में कुछ 3-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें PC का वाक़या हुआ, या रिसेंटली मौलाना साहब ने धरना दिया था, उसी वक्त जो खुद को हमला हो गया। तो वो हिफाजती जो है वो इशूज़ हैं जिसमें हम उनको भेज रहे हैं ताकि हम वहाँ पे फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता कोई इस तरह तो आपने उन्हें ऑन बोर्ड लिया है इस बारे में कि आप इतनी नफरी भेज रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पे कहा है, उनके साथ जो है हमने बैठे हैं, हमने कहा देखो आपके जो मुतालबात हैं जायज़ हैं, बिल्कुल जो है टू द पॉइंट हैं, लेकिन इसको आप एक मेहरबानी करके एक जमहूरी अंदाज में एक इख्तिताम दे दें। हम 3 महीने का वक्त हमें दें, आपके जो 12 मुतालबात हैं हम 3 महीने में इनको पूरी करेंगे। आप बेशक कमेटी बना दें, इसमें अगर आपकी कोई भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात हुई तो वो भी जो है हमारे साथ मिल के आप उनको हल कर सकते हैं। लेकिन ये मामला चूँकि गवादर और बलूचिस्तान का जो साउथ बेल्ट है वो इंतहाई मामला फ्रेजाइल हैं, वहाँ पे कई दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और ये बिल्कुल मैं आपको वसूख से बताऊं कि जो वाक़यात हुए हैं वो अक्रॉस बॉर्डर जो हैं वो लोग आए, उन्होंने वारदात की, फिर वहाँ से भाग गए। तो बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है और इंतहाई अहम है। अगर हम पुलिस इसलिए भेजी जा रही है, पुलिस देखें गवादर में जो फॉरेनर्स हैं और इतनी बड़ी तादाद में जो वहाँ पे लोग आ गए हैं, अब जो है चेक पोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गए,
तो उसमें हिफाजती जो है मैयर्स दिए गए हैं। खुदा न खास्ता जो गवादर में फॉरेनर बार बार हमले हुए हैं और बुलैदी साहब की बात भी सही है कि क्रॉस बॉर्डर की भी बहुत आपको लिंक्स मिलते हैं। बुलैदी साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ट्रॉलर्स के बारे में। ये आप अगर थोड़ा सा हमें समझा सकें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये सिंध से आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज़्यादा फॉरेन ट्रॉलर्स का मसला है। तो आप थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं कि इसको ट्रॉलर माफिया कहा जाता है या जो भी कहा जाता है, इसकी डायनामिक्स क्या है? देखिए, ये तो गवादर की जो पानी है इससे तो बिल्कुल ट्रॉलर्स का यारगार हुआ है। इसमें बेसिकली जो माहीगीरों का एक बड़ा कंसर्न है, जो उसका वायर नेट है वो बिल्कुल माही मछलियों की जो गैजिंग करता है, उनके अंडे बच्चे सारा उठा के ले जाता है, उनकी नस्ल शुरू हो रही है। इस पर जो हम सिंध गवर्नमेंट से जो बराह रास्त रब्ता करेंगे, जो वायर नेट है उस पर पाबंदी लगा दें और बाकायदा जो ट्रॉलर है उन पे कोई चिप वगैरह इस तरह की चीज लगा दें ताकि उनकी सर्वेलेंस की जा सके कि आया वो जो 12 नॉटिकल माइल है बलूचिस्तान का उसमें तो नहीं आ रहे हैं। इस पे चूंकि एक पॉलिसी बनानी होगी, फिर जो है बाकी कानून साजी की भी शायद जरूरत पड़ सकती है। लेकिन तो हमने जो मौलाना का जी मेन मसला, सॉरी, आपका कहना है कि ये लोकल ट्रॉलर्स हैं, ये फॉरेन ट्रॉलर्स का कम इसमें इशू है, ये आप कहना है? नहीं, फॉरेन ट्रॉलर्स का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर पता नहीं क्या कहाँ से लोगों ने बना दिया है, लेकिन सिंध के ट्रॉलर्स जो आके यहाँ पे ट्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हूर बुलैदी ने तफसील से बताया कि हुकूमत इन मुतालबात पर क्या कर रही है। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम ट्राई करेंगे कि मौलाना हिदायतुर रहमान को लें जो 18 रोज़ से धरने की क़यादत कर रहे हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है हकूक़ दो तहरीक, गवादर को हकूक़ दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान से। 18 रोज़ से ये लोग बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं बेसिक सहूलियात के लिए। मौलाना साहब, इस सेगमेंट से पहले हमारी जो बलूचिस्तान के मिनिस्टर हैं ज़हूर बुलैदी साहब, उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि बेशतर मुतालबात जो हैं आपके हुकूमत ने तस्लीम कर लिया हैं, तो क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारा धरना इस बात के लिए नहीं है कि हुकूमत बलूचिस्तान को कहें कि आप तस्लीम करें। ये तो 70 साल से हमारे हुकूक तस्लीम भी करते हैं, मंजूर भी करते हैं, कबूल भी करते हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या है? तो हुकूमत तो ये भी तस्लीम करती है कि पानी लोगों को मिलना चाहिए, कि पानी मिलता है, लोगों को तालीम मिलनी चाहिए कि तालीम मिलता है, इसी तरह इलाज की सहूलतें मिलनी चाहिए, वो मिलते हैं। तस्लीम की बात नहीं है और ना कबूलियत की बात है कि हम हुकूमत बलूचिस्तान को कहें कि आप तस्लीम करें। हम तस्लीम कराने के लिए धरना नहीं दिया, हमारा धरना इस बात के लिए कि ज़मीन पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे अमल दरामद ना होने के बराबर है। सिर्फ तसल्लियाँ हैं, मीटिंग्स हैं, ऐलानात हैं, सोशल मीडिया और अखबारात और टीवी में सिर्फ अल्फाज की हद तक, ऐलान की हद तक तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड में कोई नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, अब जहाँ तक ट्रॉलर्स की बात है, तो अभी बुलैदी साहब से बात हो रही, तो कहते हैं कि कम से कम जहाँ तक ट्रॉलर्स का सवाल है, तो वो कह रहे थे कि आपने भी तस्लीम किया है कि इसमें थोड़ी बेहतरी आई है, क्या ऐसा ही है? देखिए, बेहतरी तो मैंने जब एक दफ़ा उनको कहा था, मैंने गलती से एक दफ़ा कहा कि बेहतरी आई है, हर जगह ये कोड कर रहे हैं। बेहतरी से मुराद ये कि 12 नाटिकल तक ये सूबाई हदूद है कि ये जितने ट्रॉलर्स हैं 12 नाटिकल से 13 पे होंगे, 12 पे नहीं आएंगे। लेकिन 2 से 2.5 हज़ार ट्रॉलर जो है मौजूद हैं, 2 से इनका इनलीगल फिशिंग कर रहे हैं और ममनुआ जाल उनके ट्रॉलर्स में मौजूद है। अया हमारे समंदर में इलीगल फिशिंग कर रहे हैं और ममनुआ जाल उनके पास है, उनको एनओसी किसने दिया है? जब वो मौजूद है तो हमारे सर पे तलवार तो है, वो मौजूद है। ये जब वो दोरा पेट्रोलिंग करते हैं तो दूर चले जाते हैं और पेट्रोलिंग नहीं करते फिर आकर के इलीगल फिशिंग करते हैं। तो अभी तो हमारे धरने की वजह से तो पेट्रोलिंग तो ज़रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो दूर है। वरना जिस दिन हम धरना ख़त्म करें, क्योंकि समंदर में तो मौजूद हैं 2-2.5 हज़ार, जी बिल्कुल, तो हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत जब तक इनको यहाँ से फारिग नहीं करेगी, इनका एनओसी जो दिया इजाज़तनामा वो मनसूख नहीं करेगा, उनके ममनुआ जाल उससे जब्त नहीं करेगा, तो ये तलवार तो हमारे सर पर लटकी हुई है और ये हमारे ऊपर तो वबाल जान है।
बिल्कुल। मौलाना साहब ये मुझे बताइए, बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात हुई, वो हुकूमत ये भी कह रही है कि कुछ उन्होंने ईज़ ऑफ किया है, यानी कुछ सहूलतें दी हैं जो आपका देरीना मुतालबा था कि जो ईरान के साथ बॉर्डर पे ट्रेड है, क्या उसमें कुछ बहाली अमली तौर पर हुई है या वो भी ऐलानात तक महदूद है? देखिए, बॉर्डर में तो अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन हमें दिया सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों ने कि एफसी का बॉर्डर उमूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बॉर्डर उमूर है, लोगों से जो मामलात है, तिजारती मामलात है, एफसी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक एफसी, एक हफ्ता गुजरा है, एफसी मानने के लिए तैयार नहीं है, सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, अमली तौर पर बॉर्डर उमूर पे कोई पेशरफ नहीं है, ये सिर्फ लफाजी है और बातें हैं। अच्छा मौलाना साहब, इन्होंने ये भी कहा, ज़हूर बुलैदी ने, मैंने पूछा कि पानी का मसला जो सबसे बड़ा मसला है उसका क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गवादर में ऐसा पानी का मसला हल हो गया है, 2-3 डैमों के नाम भी लिया कि उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी जो है आ जाएगा। असल जो पानी का मसला इस वक्त रह गया है वो सिर्फ जीवनी में रह गया है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये बात तो दुरुस्त है कि पानी हमारे पास तो मौजूद है, पानी के सप्लाई के मसाइल हैं, पाइपलाइन के मसाइल हैं, जैसे जीवनी का ग्वादर से जीवनी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा देरीना मसला है। तो पानी तो मौजूद है, लोकल जो सप्लाई के पाइपलाइन के मसाइल हैं वो हैं, लेकिन पानी तो मौजूद है। ये पब्लिक हेल्थ के यहाँ के जो लाइनमैन हैं, अफसरान हैं, उनकी नाइली और कायली की वजह से सप्लाई में मसाइल होते हैं, लेकिन पानी तो मौजूद है। तो यानी अब पानी मसला नहीं है गवादर के लोगों के लिए? देखिए, पानी के जब यह मसला, जब बारिश नहीं होती, पानी का ज़ख़ीरा नहीं होता, तो पानी एक तो मसला तो है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो पानी मौजूद है। पानी सप्लाई के जो अंदरूनी जो लोकल मसाइल हैं वो मसला है, लेकिन अभी पानी से बहुत बड़ा मसला हमारा जो माश का है, जो रोज़गार का है, और ये ट्रॉलिंग का और बॉर्डर का जो मेरा माश है, सबसे बड़ा अभी फ़िलहाल मसला वही है। अच्छा सर, ट्रॉलिंग का तो चलो फिर भी समझ में आती है कि बिल्कुल जैसे आपने कहा एनओसी कैंसिल करेगा, वो भी कोई लंबी कहानी दे रहे थे कि सिंध से बात होगी, सो ये अगर मसला हल हो जाए, और शायद ये एक कदरन आसान मसला है हल करना, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट पर जब हम बात करते हैं तो फिर सिक्योरिटी की माहीगीरों की समुद्र तक रसाई का मसला हल हो जाए। हाँ, ये अगर मसले हल हो जाए तो अभी के लिए आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बॉर्डर की तो बात है ना, तो सर तो ये भी बात समझ में आती है कि जाहिर है कि सिर्फ तिजारत की बात नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं और वो हम सब जानते हैं। पानी का मसला जाहिर है, अगर सप्लाई का मसला है, अगर नायली का मसला है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये है कि जी सप्लाई की वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स हैं उनको बेहतर करना है, तो ये तो वक्त लगेगा, तो या डालना है या मुरम्मत करनी है, तो इसमें तो वक्त लगेगा। तो क्या जब तक ये चीज़ मुरम्मत, इसकी पूरी मुरम्मत नहीं होगी या पाइपलाइन नहीं लगेंगे, आपका धरना जारी रहेगा? नहीं, मैंने तो मेरे पूरे डिमांड में कभी ये नहीं लिखा हुआ है पाइपलाइन का कि जब तक पाइपलाइन नहीं होगा तो मेरा धरना जारी होगा, और ना मुज़ाकरात में कभी हमने कहा है कि जब पाइपलाइन लगाएं। भाई, पाइपलाइन का मसला ही नहीं है, पाइपलाइन का डिमांड ही हमने नहीं की। और हम ये कह रहे हैं ट्रॉलर्स है, ट्रॉलर माफिया है जो हमारा माश का कातिल है, हमारे समंदरी हयातियात के, इसमें तो सूबाई हुकूमत बेबस है, बॉर्डर उमूर पे तो ये बेबस तो है। नहीं, लेकिन ट्रॉलों के मसले पे कैसे बेबस हैं? एनओसी तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ही इशू करती है ना। नहीं, ये एनओसी किसके लिए? बलूचिस्तान के समंदर को ताराज करने का एनओसी सिंध हुकूमत जारी करता है? नहीं। तो फिर ये समंदर किसका है? बलूचिस्तान का नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, और ये तो बहुत अरसे से ये हो रहा है, जिसके बारे में खासा लिखा भी गया है कि ये इलीगल फ़िशिंग जो है, क्योंकि सिंध के जो समंदर है वहाँ पे शायद अब उतनी क्वालिटी की अच्छी मछली नहीं है, तो सारे ट्रॉले जो हैं वो गवादर की तरफ जाते हैं और वहाँ से फ़िशिंग करके जिन जालों की तरफ आपने वो किया वो ऐसा ही है। तो मौलाना साहब, ये धरना कब तक जारी रहेगा? धरना हमारा इरादा तो आज मेरे जितने शुरका हैं उन्होंने तो 1 साल का इरादा तो किया है कि हम 1 साल तक भी हम बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो जब तक हमारे मुतालिबात गौर नहीं होगी, हम थक नहीं गए, हम ना थकेंगे और ना डरेंगे और ना हम उठेंगे, जब तक इंशाल्लाह जो नायल सूबाई हुकूमत है, इंशाल्लाह हम मनवा करके ही हम धरना ख़त्म करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बात का। आई अंडरस्टैंड आपकी मीटिंग्स भी चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। फिलहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता माह कराची के इलाके मलीर में जाम हाउस, जिसकी मिल्कियत जो है पीपल्स पार्टी के MN जाम करीम और MPA जाम अवैस की है, वहाँ पर एक शख्स नाजिम जोखियों को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद जो MPA हैं जाम अवैस, उनको हिरासत में भी ले लिया गया। केस चल रहा है, पहले उनको पुलिस रिमांड में दिया गया, फिर जेल कस्टडी हो गई। आज उसकी फिर हियरिंग थी। आज हमारे साथ इस मुकदमे के मुद्दई अफजल जोखियो मौजूद हैं, जो भाई हैं मकतूल नाजिम जोखियो के। थोड़ा दरमियान में ख़बरें भी आई थी कि आपने कोई ऐसी दरख्वास्त की है कि MNA जो हैं जाम करीम, जो अभी तक मफरूर हैं, आपने उनका नाम जो है FIR से निकालने की इस्तदा की है, ऐसी कोई बात है? जी बिल्कुल, मैंने ऐसी उसकी उनकी तरफ से जो मेरे पास आया था ना पैगाम कि मैं इस जो कत्ल हुआ उसमें मैं मुलवस नहीं हूँ, मैं साथ देता हूँ कुरान पाक के। तो उसकी तरफ से मैंने एक ये बस बोला था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैंने किसी को यहाँ से निकाल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। और आज जो कुछ अदालत में हुआ, आज जाम अवैस को पुलिस ने पेश नहीं किया और ये कहा कि वो सिंध असेंबली सेशन में थे, ऐसा ही हुआ? जी हाँ बिल्कुल, उसको सिंध असेंबली की तरफ से प्रोडक्शन मिला था। ये 5 जो एक्यूज है वो वहाँ पे पेश हुए और ये जाम अवैस नहीं था, तो उसको सिंध गवर्नमेंट तो मेरे साथ वो कह रहे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मैं अफसोस करता हूँ उनके ऊपर कि एक तो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मेन एक्यूज है जाम अवैस, उसको भी फुल सपोर्ट उसको कर रही है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि सिर्फ और इसका प्रोडक्शन से नाम निकाला जाए और इसको कतई वहाँ नहीं बुलाया जाए। और वो अच्छा अफजल, आपने बीच में आपके कहने के ऊपर जो तफ्तीशी अफसर है वो भी बदला गया, आपके कहने के मुताबिक GIT भी बनाई गई। आपको इस दौरान कोई प्रेशर आया है या आपका अपना ख्याल है कि सिंध हुकूमत जो है वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है MPA को? नहीं बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट तो हमारे पहले से जो हमारे साथ है राब्ता कर रही है और हमारा रिलेटिव भी है, अभी इस वक्त मिनिस्टर है हमारे हल्के का साजिद जोकी साहब, वो भी हमसे राब्ते में बिल्कुल। तो मैं यही समझता हूँ कि उसकी भी सपोर्ट हो रही है जाम अवैस की, मैं समझता हूँ उसकी भी सपोर्ट जो मुल्ज़िम है उनके साथ वो खड़ा होना चाहिए उनको। ठीक है, क्योंकि जी तो आपको कोई मतलब चलें अगर प्रेशर ना कहें, आपको कोई ऐसी पेशकश की गई है कि आप मुफाहिमत कर लें? बिल्कुल, प्रेशर तो मेरे ऊपर ज़्यादा ही है, इस वक्त भी है, लेकिन मैं उस प्रेशर को साइड पे करता हूँ। इंशाल्लाह डट के खड़ा हूँ, मेरे साथ मीडिया है, पाकिस्तान के अवाम खड़ी है, सिंध की अवाम बाशऊर है, मेरे साथ है। इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। जो GIT नहीं बनी है मैंने अपनी चॉइस के लिए, वो इंशाल्लाह मेरे साथ इंसाफ कराएगी। इंशाल्लाह मुझे इंसाफ, जो भाई का कदर मुझे इंसाफ देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अच्छा आज है ना प्रोडक्शन ऑर्डर पेश किया था, लेकिन वो शायद असेंबली गए नहीं, वो नहीं, पुलिस ने तो कह दिया, देखो कोर्ट नहीं आए ना, कोर्ट नहीं आए और पुलिस ने कहा कि जी क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर ने इशू किया है तो वो वहीं असेंबली गए हैं।
ओके क्योंकि जो अब मैं भी ये ऑन रिकॉर्ड बता दूं क्योंकि जो एक तो सिंध असेंबली के MPAs से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम असेंबली सेशन में मौजूद हॉल थे। में हो सकता है ना, हाँ, ये आई मीन ये पॉसिबिलिटी Exactly, है, वो वो सेशन बकायदा सेशन में नहीं था। एक और चीज भी हो सकती है, एक और स्पीकर साहब तो खुद दौरान हिरासत जो है 2 साल उन्होंने ये भी यहीं गुजारे। लेकिन एक और चीज भी हो सकती है ना इसके साथ साथ, आप कभी कभी प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं ताकि आप कोर्ट अवॉइड करें। इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो प्रोड्यूस होकर असेंबली गए। हाँ, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी और ये एक लाइकली पॉसिबिलिटी है मेरी नज़र में, क्योंकि इस तरह का अगर कुछ होता तो आपको भी पता है कि ये फिर हर कैमरे पर रिकॉर्ड भी होता, चाहे वो स्पीकर के ऑफिस में होते आते हुए या जाते हुए। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम वे करें साथ साथ, तो मुझे लगता है कि अगर और बिल्कुल ऐसे रिपोर्ट किया गया और कोर्ट में नहीं, और कोर्ट में अगर ये पेशकश की गई है कि जी सिंध पेश किया, वही मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर, हाँ, कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर पेश किया गया है और पेश किया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो असेंबली में थे। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर क्या निकलने के लिए होता है या कोई वैलिडिटी होती है, क्या होता है? सेशन के लिए होता है। अच्छा, ये पूरे सेशन? हाँ, पूरे सेशन के लिए होता है। ये मेंबर असेंबली चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो, उसका इस्तेहकाक होता है और स्पीकर के ऊपर होता है कि वो अगर बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है। और माजी में हमने देखा है कौमी असेंबली में भी ऐसा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ कि कोर्ट में वो पेश होते हुए ये दलील देना कि वो असेंबली में कोर्ट की हाज़िरी लगाने में तो कोई ऐसा वो नहीं है, वो पुलिस को लेके आना, लेकिन ज़ाहिर है MP है नहीं है ना। हाँ, ठीक है। बहरहाल इस केस की समाअत जी 10 रोज़ के लिए मौखर हुई है। 12 तारीख को दोबारा समाअत होगी, तब उस वक्त बात करेंगे। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।